हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं उसका ऑलरेडी ये चौथा सेशन होने वाला है। 3 क्लासेस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हूं मैं। 3 एमसीक्यूज यानी कि 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके साथ में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो 2018 का था, 2015 वाला भी जरूर एनालिसिस कर लेना है, एंड 2008 का जो आपके पास था, एंड 2010 का, इन सबको जाकर के प्रॉपर एनालिसिस जरूर कर लोगे, क्योंकि जितना आप एनालिसिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरह के एग्जाम कंडक्ट होते हैं और कैसा आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। एक मैं स्पेशल आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं स्पेशली कॉमर्स के रिगार्डिंग में जो हमारा 3 फेजेस हैं, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें कैसी आपको स्ट्रेटेजी रखनी है वो आपको समझ में आएगा। उसके हिसाब से आप एग्जाम की तैयारी करना, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर जाए एंड डाउनलोड कीजिए। एंड जिन्होंने हमारी कोर्सेस इनरोल नहीं की है, अभी भी टाइम है, प्रॉपर सिक्वेंसली क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू टेस्ट ये सभी के सभी देखने वाला है। फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है। देखो, जैसा आपका एग्जाम में वेटेज है, लाइक इसमें आपके 110 नंबर है, ग्रेजुएशन में भी 110 नंबर है एंड पोस्ट ग्रेजुएट में 20 नंबर है, तो आपको उन्हीं वेटेज के अकॉर्डिंग में अपना परफॉर्मेंस भी रखना और उसी के हिसाब से स्टडी भी करनी है। बहुत लोग करते क्या है, इस 20 नंबर वाले पे पूरा जम के फोकस कर देते हैं एंड बाकी सब पे फोकस नहीं हो पाता है। सो इसको ध्यान में रखते हुए इस बैच में हमने तीनों को अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको क्लासेस दी हैं, कैटेगरी वाइज हमने टेस्ट दी है, ताकि आपको पता चल सके कि किस में आपको कितना मेहनत करना है एंड कितने कितनी एफर्ट लगानी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। एंड ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो दोनों के लिए सूटेबल है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। एंड किसी को क्वारीज हो तो ऑफिस का नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बोला जा रहा है कि विच रेमिटेंस आर सजेस्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया था। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा पार्ट है, जो कि आपके एग्जाम में 60 नंबर आने वाले हैं, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो राइट आंसर हमारा क्या है, जैविक खाद्य का प्रयोग करना, यानी कि बायो फर्टिलाइजर का यूज करना, ये बोला गया है। इससे हमारी क्या होती है, 2-3 चीजें होती हैं। पहला, जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें आप बोल सकते हैं वो हाइब्रिड वाली चीज़ें कम होती हैं एंड वो हेल्दी होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड जैविक खाद के उपयोग से जो हमारी ज़मीन होती है वो भी काफ़ी उपजाऊ बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शंस में आपको देखने को मिलता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी फोकस करना है, क्योंकि भैया 60 नंबर उसके पास भी है। एग्ज़ाम पास और फेल करवाने की ताकत ये अकेले रखता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए इंडिया में कौन कौन से जो स्कीम्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से एप्लीकेबल होते हैं। चीज़ों को अगर ध्यान से समझोगे तो आंसर्स देने में काफ़ी हेल्प होगा, और कॉमन गलतियाँ क्या स्टूडेंट्स किए हैं वो भी बताऊंगा। पहला है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। यहाँ पर बेसिकली हम आजीविका मिशन जो है ये किस चीज़ के लिए था, आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, आप किस तरह से रह रहे हैं उसको ठीक ठाक करने के लिए ये बनाया गया था। तो एम्प्लॉयमेंट से इसका कोई मतलब नहीं था, काट दो। फिर क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी विकास योजना या रोजगार योजना, ठीक है ना, शहरी रोजगार योजना। अब शहरी रोजगार योजना साफ साफ दिखा रहा है कि ये टाउन को लेकर के है, रूरल को लेकर के नहीं है, अर्बन एरिया को लेकर के है, तो ये तो खैर है ही नहीं, इसको काट दो। फिर क्या है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए नहीं था। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ना एग्जाम में ना इस 3 नंबर को टिक किया था, बट 3 नंबर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो समझना है। क्वेश्चन में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज की बात हुई थी, और ये स्कीम क्या वर्क करती थी कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो हम आपको इतनी अमाउंट की सैलरी पे करेंगे। ये इस स्कीम के लिए थी, रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं थी। आप खाली बैठे हुए हैं, उस समय तक आप सरवाइव कर सको, उसके लिए ये पेमेंट दी गई थी आपको, रोजगार बढ़ाने वाली स्कीम नहीं थी। तो चीज़ें स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा गलती, एंड लगभग जितना हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोग देखा था, तो लगभग 95 to 98% स्टूडेंट ने ना ये ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया था। 1-2 लोगों ने ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 चूज़ किया था, यानी कि नन ऑफ द अबव।
एक आध दो लोगों ने। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा गलतियाँ लोगों ने की थी। एंड गलती होने पर पता ही आप सबको 1/3 आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्त ऐसी गलती मत करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देयर वॉज नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। अब 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो नीड हुई थी, हमें जो ज़रूरत थी आर्थिक सुधार की, वो क्यों ज़रूरत थी हमें वो बताना है। भाई आर्थिक सुधार की ज़रूरत तो बहुत कारणों से थी। सबसे पहले जो हमारा रिसोर्सेज था उनका वेस्टेज ना हो, इसको ठीक ठाक करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, ठीक ना। दूसरा चीज़, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको पता है कि उसमें पैसे की नीड होती है। सेम उसी तरह से पूरी कंट्री को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे आएंगे बिजनेस होने से, एंड बिजनेस के लिए भी पैसे चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट की नीड थी। अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जाहिर सी बात है जिनके पास पैसे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक तरह से बुलाने का, प्रोत्साहित करने का, उनको लाने के लिए रिफॉर्म्स किए गए थे। सो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है हमारे पास, पहला तो सही था, दूसरा भी सही है। अब चूंकि इंडिया में आपको पता है एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्यों लाया गया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। एंड इनमें से हमारा जो लिबरलाइजेशन था, उदारीकरण था, वो किस चीज़ के लिए था, जितनी भी हमारी अनवांटेड बोल सकते हैं रूल रेगुलेशंस थी उनको रिमूव करने के लिए। यानी कि सिंपल सी भाषा में रिमूव अननेसेसरी, जो काम की नहीं है वैसी पॉलिसी रूल्स, वैसे जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी एंड रूल्स हैं उनको हटाओ, थोड़ा इजी वे में लाओ एंड बिजनेसेस करो। सो ऑप्शन नंबर 3 भी सही था, लिबरलाइजेशन में ये भी चीज़ें की गई थी। सो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो चीज़ों को समझ करके ही अपने आंसर्स देंगे, काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। अगला, विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म में। अभी तो यार मैंने बताया एलपीजी, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण करना, उदारीकरण इट मीन्स जो रूल रेगुलेशन है उसमें थोड़ा सा ढीलाई देना। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर के जो बिजनेसेस हैं उनको इंडिया में आने के परमिशंस देना, उनके साथ में मिल करके उनको भी इंडिया में बिजनेस करने का मौका देना, इंडिया के जो बिजनेसेस हैं उनको बाहर जाने का मौका देना, दोनों चीज़ें करनी। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिल करके चीज़ों को काम करें। बहुत सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट के हाथ पे थी, उसको छोड़ करके प्राइवेट को दे दिया ताकि वो अच्छे से उस पर काम कर सकें एंड डेवलपमेंट ला सकें एंड रोजगार बढ़ा सके, ये सब चीज़ों को देखना। तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नेशनलाइजेशन उसमें नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, द आइडियल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का देखो, देने वालों की बात हो रही है तो भैया बहुत सारे मेथड है। क्वेश्चन इज कि इंडेक्स नंबर का सबसे बढ़िया जो इस्तेमाल था, जो उसके लिए प्रॉपर यूटिलाइज होता है, जिसमें जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है, इनमें से वो किन का है जो देखने को मिलता है, फिशर मेथड जो है वो इंडेक्स के लिए, इंडेक्स नंबर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, तो उसको आइडियल मेथड भी बोला गया है, ठीक है। अगला, ऑर्गेनाइज सेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय। क्वेश्चन इज, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट, कौन नियंत्रण, कौन कंट्रोल करता है, हमें ये बताना है। सभी को पता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई किसको करती है, ये मनी मार्केट को करती है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं एंड यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है लोगों के साथ। अगला, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक की इनमें से कौन सी एक बेसिक कैटेगरीज है, हमें वो बताना है। हम किस चीज़ पर फोकस किए थे, इंडियन इकोनॉमिक किस चीज़ पर फोकस करती है, हम एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं, हम पॉपुलेशन वाइज भी अपने आप को काफ़ी बड़ी हैं, हम इंडिया, पूरी इंडिया जो पूरे वर्ल्ड वाइड में पॉपुलेशन वाइज भी हम बहुत बड़े हैं, एंड कहीं ना कहीं हम एक डेवलपिंग इकोनॉमिक है, हम विकासशील हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे, और वो भी काफ़ी स्पीड में, दुनिया में काफ़ी स्पीड में बढ़ने वालों में से एक इंडिया है जो काफ़ी तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर रही है। लाइक आप जिस तरह से अपने आप की स्टडी को मजबूत कर रहे हैं, घर बैठे बैठे आज इतने अच्छे से स्टडी करते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। सो आप भी उनमें से एक हैं, एंड आने वाले फ्यूचर्स में जब आप अपने जॉब्स ले लेंगे, आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, डेफिनेटली आप अच्छा टीचर बनेंगे, फिर स्कूल से जाएंगे, वहाँ पर बच्चों को रेडी करेंगे, यार इकोनॉमी तो बढ़नी है ना, तो उसमें एक आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। सो राइट नाउ अभी मेहनत कीजिए, पहले अपना फ्यूचर सेटअप कीजिए, उसके बाद हज़ारों का फ्यूचर आप सेटअप करोगे। सो बी रेडी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला, विच आइटम हैज़ हाईएस्ट वैल्यू, इनमें से कौन सा है जो हाईएस्ट वैल्यू देती है, किस चीज़ के लिए, फॉर इम्पोर्ट इन फॉरेन ट्रेड। अच्छा, इम्पोर्ट इन फॉरेन ट्रेड में सबसे अधिक जो वैल्यू है, याद रखना पॉइंट आउट इज वैल्यू के केस में इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा देती है, मशीन इक्विपमेंट नहीं, गोल्ड नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट किए जाने वालों में से एक है रिगार्डिंग ऑफ वैल्यू। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है भारत की, वो किस चीज़ के माध्यम से, किस चीज़ के थ्रू से आप बोल सकते हैं खुद को इंस्पायर करती है, किस ऑब्जेक्टिव के बेस पर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, देखो कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो होती है, कोई भी अगर एक नॉर्मल देखा जाए तो वो बेसिकली एक्सपोर्ट को डेवलप करना चाहती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए दिखता है, ठीक ना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडिया जो है, जैसे कि हमने पता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंप्लाइड विद डेवलपमेंट, हम सिर्फ बढ़ना नहीं, हमारे साथ जो हमारे लेबर वर्क पार्ट है, यानी कि जो हमारे पीपल्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है, हम उसको लेकर के भी चलेंगे। सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करना है, बल्कि जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, हम उसको भी डेवलप करेंगे। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए, यानी कि जो हमारे पास जो मजदूर हैं या फिर जो हमारे बोल सकते हैं बेरोजगारी है, उसको ठीक ठाक करते हुए, उन सबको दूर करते हुए एक्सपोर्ट स्कीम को इम्प्रूव करना है। सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी भी कंट्री के लिए फॉरेन ट्रेड जो होती है वो किस चीज़ के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए मत चूज कर लेना। बात इंडिया की हो रही थी, तो इंडिया हमारा जो है वो लेबर ओरिएंटेड में आता है, मतलब हमारे पास कैपिटल पावर कम है लेकिन लेबर इंटेंसिव पावर काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो उस चीज़ को फोकस में करते हुए हमें आंसर्स देनी है। राइट नाउ आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट एफर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैन बी, जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रयास करती है एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स वो किस में लगाती है। पहली चीज़ अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमेटी, बिल्कुल सही, इसके माध्यम से तो वो डेफिनेटली करती है। इस्टेब्लिश करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से वो क्या एक्सपोर्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको कैसे चेक करना है, एग्जाम भी इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से वो चीज़ों को चेकआउट करती है। एक्सपोर्ट इंटेंसिव एंड प्रमोशन स्कीम, डिफरेंट स्कीम्स लाती है कि आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा आपको छूट देंगे, इंपोर्ट करने में ये टैक्सेस के बेनिफिट, मतलब अलग अलग बहुत सारे स्कीम्स उनको दिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, तो ये सब सही है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। 10 में से कितने स्कोर हैं? आज के क्वेश्चंस थोड़े से आप बोल सकते हैं नॉर्मल के क्वेश्चंस के थे। सो राइट नाउ मैं यहाँ पर 8 स्कोर लेके चलता हूँ। अगर आपके स्कोर्स 8 आ रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहे हैं, वो भी 2020 के केस में, अभी 22 चल रही है, एग्जाम को होने में आपको लगभग 3 महीने का टाइम मिलने वाला है। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से आपका 1 महीने का फॉर्म, 2 महीने के बाद एग्जाम मान के चलो, मतलब मोटा मोटी 3 महीना है पढ़ने के लिए। 3 महीने में जो जी जान लगा सकते हो लगा लो, उसके बाद 4-5 साल के बाद फिर दोबारा टाइम मिलेगा, तो या तो 4-5 साल तक रोइए बैठ के, या तो 3 महीने तक जम के मेहनत कीजिए और रिजल्ट लेकर के अपना आगे बढ़िए। 2 ऑप्शन है आपके पास, जो चूज़ करना चाहे चूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करो, कोर्सेज में इनरोल करो, सिस्टमेटिक स्टार्ट करो स्टडी करना, डीले मत करो। ऑलरेडी मैं बताऊं, अभी आपके कोर्सेज में जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें 100+ स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड है। सोच सकते हैं कि ये आपसे एक कदम आगे निकल चुके हैं। आपकी बारी है, बैठ के सोचते रहें या एक्शंस लेके अपना फ्यूचर चेंज करें। फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में अगले क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।